सोचो, हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर एक ऐसी दुनिया घूम रही है जिसे इंसानों ने पहले प्लैनेट कहा, फिर एक दिन उससे वही पहचान छीन ली। इतनी दूर कि वहां तक सूरज की रोशनी पहुंचने में घंटों लगते हैं, इतनी ठंडी कि वहां पत्थर, बर्फ और हवा के बीच का फर्क भी अजीब लगने लगता है, और इतनी छोटी कि अगर तुम सिर्फ उसके साइज को देखो तो तुम्हें लगेगा कि इसमें आखिर खास क्या है। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि प्लूटो की कहानी उसकी दूरी, ठंड या छोटे होने से इंटरेस्टिंग नहीं बनती। उसकी कहानी इसलिए डेंजरस है क्योंकि यह हमें बताती है कि कभी-कभी साइंस में सबसे ज्यादा गलतफहमी उसी चीज को लेकर होती है जिसे हम सबसे आसान मान लेते हैं। सालों तक प्लूटो हमारे दिमाग में बस एक सिंपल इमेज था, सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट, एक छोटा, जमा हुआ, अंधेरे में पड़ा हुआ वर्ल्ड। फिर 2006 में एक फैसले ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों के लिए प्लूटो अचानक प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट बन गया, जैसे किसी ने कहा हो कि नहीं, यह उस कैटेगरी में आता ही नहीं जिसमें हम इसे इतने सालों से रखते आए हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जिस समय इंसान प्लूटो को कम महत्वपूर्ण मानने लगे, उसी समय प्लूटो चुपचाप अपने अंदर ऐसी चीजें छुपाए बैठा था जो आगे चलकर साइंटिस्ट्स को हैरान करने वाली थीं। मतलब, हमने उसे नाम में छोटा किया और उसने नेचर में खुद को और भी बड़ा साबित कर दिया। अब तुम सोच रहे होंगे, आखिर एक इतनी दूर, इतनी ठंडी और इतनी छोटी दुनिया में ऐसा क्या हो सकता है जो पूरी प्लैनेटरी साइंस को चैलेंज कर दे? क्या प्लूटो सच में सिर्फ एक बर्फ का गोला है? क्या उसे प्लैनेट की लिस्ट से हटाना सही था? और सबसे बड़ा सवाल, जब हम पहली बार उसके पास पहुंचे तो वहां ऐसा क्या दिखा जिसने प्लूटो को एक भूले हुए ऑब्जेक्ट से बदलकर सोलर सिस्टम की सबसे स्ट्रेंज और एक्साइटिंग वर्ल्ड्स में खड़ा कर दिया? आज हम प्लूटो को वैसे नहीं देखेंगे जैसे किताबों में दिखाया गया था। आज हम उस दुनिया की असली कहानी समझेंगे जिसे हमने बहुत जल्दी जज कर लिया था। प्लूटो की कहानी असल में वहां से शुरू नहीं होती जब उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। असली कहानी उससे बहुत पहले शुरू होती है, जब इंसानों को लगने लगा था कि नेपट्यून के बाद भी अंधेरे में कुछ छुपा है। सोलर सिस्टम का नक्शा उस समय पूरा नहीं लगता था। ऐसा महसूस होता था जैसे आखिरी सीमा पर अभी भी कोई मिसिंग पीस बाकी है। और जब 1930 में क्लाइड टॉम्बाउ ने आसमान की तस्वीरों में एक छोटा सा मूविंग ऑब्जेक्ट पकड़ा, तो दुनिया को यही लगा कि वह मिसिंग पीस मिल गया। बस उसी पल प्लूटो सिर्फ एक नई खोज नहीं रहा, वह सीधा सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट बन गया। यहीं पहली गलती हुई, क्योंकि प्लूटो को समझने से पहले उसे एक पहचान दे दी गई। उसे तुरंत उस कैटेगरी में रख दिया गया जहां मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स थे, जबकि सच यह था कि उस समय किसी ने प्लूटो को सच में देखा ही नहीं था। वह बस दूर चमकता एक लाइट पॉइंट था। न उसकी सरफेस दिख रही थी, न उसके माउंटेन्स, न उसका मौसम, न उसकी असली नेचर। फिर भी पूरी दुनिया ने उसे एक कंप्लीट प्लैनेट की तरह इमेजिन करना शुरू कर दिया। मतलब, नाम पहले तय हो गया, समझ बाद में आनी थी। अब सोचो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंसान आउटर सोलर सिस्टम को सिंपल बनाकर देखना चाहता था। नेपट्यून के बाद एक आखिरी प्लैनेट, ये आइडिया दिमाग को साफ और सैटिस्फाइंग लगता था। स्कूल बुक्स के लिए आसान, इमेजिनेशन के लिए परफेक्ट और साइंस की उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आरामदायक। प्लूटो सडनली मिस्ट्री भी था और कंक्लूजन भी, जैसे कहानी खत्म हो गई हो। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस बहुत जल्दी बंद कर दी गई थी। समय के साथ टेलीस्कोप्स बेहतर हुए, ऑब्जर्वेशंस बढ़ीं और धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि प्लूटो अकेला नहीं है। नेपट्यून के पार का इलाका खाली नहीं, बल्कि आइसी बॉडीज से भरा हुआ है। प्लूटो किसी एम्प्टी फ्रंटियर पर बैठा आखिरी राजा नहीं था, वह एक पूरी पॉपुलेशन का हिस्सा था। और यहीं से उसकी पुरानी पहचान हिलने लगी, क्योंकि अगर उसके जैसे और भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर सवाल सीधा था, प्लूटो स्पेशल क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमने उसे पहले खोज लिया? यही सवाल आगे चलकर प्लूटो की पूरी आइडेंटिटी को तोड़ने वाला था, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ यह नहीं रह गया था कि प्लूटो कहाँ है। असली मुद्दा यह बन गया कि किसी भी दुनिया को प्लैनेट कहाँ किस आधार पर जाता है। अगर लेबल ही क्लियर नहीं है तो प्लूटो की पूरी कहानी बदल सकती है। और कुछ साल बाद बिल्कुल यही हुआ। एक मीटिंग, एक डेफिनेशन और एक फैसला जिसने प्लूटो को नहीं बल्कि हमारी पूरी समझ को चैलेंज कर दिया। समस्या प्लूटो में नहीं थी, समस्या उस शब्द में थी जिसे हम बहुत कैजुअली यूज करते हैं, प्लैनेट। सालों तक सबको लगा कि प्लैनेट मतलब बस कोई गोल दुनिया जो सूरज के चारों तरफ घूमती हो। प्लूटो भी यही कर रहा था, इसलिए वह प्लैनेट था। लेकिन जैसे जैसे नेपट्यून के पार नए आईसी ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे, साइंटिस्ट के सामने एक डेंजरस सवाल खड़ा हो गया। अगर प्लूटो प्लैनेट है तो फिर उसके जैसे बाकी वर्ल्ड्स क्या हैं? क्या सबको प्लैनेट बोल दोगे या फिर डेफिनेशन बदलोगे? यही वह मोमेंट था जहां प्लूटो की पुरानी पहचान पहली बार सच में हिलने लगी। फिर आया 2006। प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने वह डेफिनेशन ऑफिशियली तय की जिसने पूरी बहस बदल दी।
उन्होंने कहा, सोलर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कहलाने के लिए 3 चीजें चाहिए। वह सन के ऑर्बिट में हो, उसकी ग्रेविटी उसे लगभग गोल शेप दे, और उसने अपने ऑर्बिट के आसपास का इलाका क्लियर कर दिया हो। प्लूटो पहली 2 कंडीशंस तो पास कर गया। वह सन के अराउंड घूमता है और इतना मास रखता है कि लगभग गोल है। लेकिन तीसरी कंडीशन पर आकर पूरी कहानी रुक गई। यही असली ट्विस्ट था। प्लूटो अकेला नहीं घूम रहा था। वह काइपर बेल्ट नाम के एक बड़े आइसी रीजन का हिस्सा है, जो नेपट्यून के पार फैला हुआ है और जिसमें बहुत सारे फ्रोजन बॉडीज मौजूद हैं। मतलब प्लूटो ने अपने रास्ते को डोमिनेट नहीं किया था। वह उस इलाके का किंग नहीं, उसी क्राउड का मेंबर निकला। और डेफिनेशन के हिसाब से यही फर्क प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट के बीच दीवार बन गया। यानी एक शब्द बदला और डेकेड्स पुरानी आइडेंटिटी टूट गई। अब सोचो शॉक कहां था। प्लूटो फिजिकली नहीं बदला था। उसका साइज वही रहा, उसकी ऑर्बिट वही रही, उसकी बर्फ वही रही, उसका अंधेरा वही रहा। बदला सिर्फ इंसानों का रूल बुक था। यानी 1930 से 2006 तक प्लूटो वही ऑब्जेक्ट था, लेकिन एक मीटिंग के बाद उसकी कैटेगरी बदल गई। यही वजह है कि लोगों को यह डिमोशन हमेशा इमोशनल लगा, क्योंकि उनके लिए प्लूटो कोई टेक्निकल ऑब्जेक्ट नहीं था। वह चाइल्डहुड से सीखा हुआ 9th प्लैनेट था। साइंस ने यहां ऑब्जेक्ट नहीं, हमारी मेंटल पिक्चर को तोड़ा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्लूटो से प्लैनेट का लेबल गया, पर मिस्ट्री नहीं गई, बल्कि उल्टा हुआ। जितना उसे कैटेगरी में छोटा किया गया, उतना बड़ा सवाल बन गया कि क्या हमने आउटर सोलर सिस्टम को बहुत सिंपल समझ लिया था। और आयरनी देखो, जिस समय दुनिया प्लूटो को बस ड्वार्फ प्लैनेट कहकर साइड पर रख रही थी, उसी समय आगे आने वाला डाटा दिखाने वाला था कि यह छोटी सी दुनिया हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज, एक्टिव और सरप्राइजिंग है। फिर सबसे बड़ी आयरनी शुरू हुई। जिस दुनिया को लोगों ने कैटेगरी में छोटा कर दिया था, वही दुनिया कुछ साल बाद सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली थी। क्योंकि 2006 के बाद भी प्लूटो वहीं था, अंधेरे में, ठंड में, नेपट्यून के पार। लेकिन अब पहली बार इंसान उसके पास सच में पहुंचने वाले थे। और साइंस में कई बार यही होता है, दूर से जो चीज सिंपल लगती है, पास जाकर वही सबसे अजीब निकलती है। प्लूटो के साथ भी बिल्कुल यही होने वाला था। 2015 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा और यहीं पूरी कहानी पलट गई। उससे पहले प्लूटो हमारे लिए बस एक दूर चमकता ऑब्जेक्ट था, लेकिन जैसे ही उसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें आने लगीं, सडनली वह एक डेड फ्रोजन बॉल नहीं लगा। उसकी सतह पर पैटर्न्स थे, ब्राइट और डार्क रीजन्स थे, स्ट्रेंज टेक्सचर्स थीं, और सबसे शॉकिंग चीज, एक विशाल हार्ट शेप्ड रीजन दिखा, जिसे बाद में टोम्बा रीजियो कहा गया। उस हार्ट के वेस्टर्न साइड में स्पुटनिक प्लैनेशिया नाम का एक बड़ा आईसी प्लेन है, और वही जगह प्लूटो को सिंपल से स्ट्रेंज बनाती है। अब सोचो शॉक कहां था। इतने दूर, इतने छोटे वर्ल्ड से उम्मीद यह थी कि वह पुराना, जमे हुए, ऑलमोस्ट डेड सरफेस वाला ऑब्जेक्ट निकलेगा। लेकिन न्यू होराइजन्स ने एविडेंस दिया कि प्लूटो की सरफेस पर आइसेस फ्लो कर चुकी हैं, शायद अब भी धीरे धीरे मूव करती हैं। स्पुटनिक प्लानिटिया में नाइट्रोजन आइस की एक बड़ी लेयर है, और साइंटिस्ट ने इसके अंदर कन्वेक्शन जैसे साइंस देखे, जैसे बहुत स्लो मोशन में कोई आइसी लावा लैंप चल रही हो। मतलब प्लूटो पर सिर्फ बर्फ पड़ी नहीं थी, वहां जियोलॉजी काम कर रही थी। यही वह मोमेंट था जहां प्लूटो की पूरी इमेज टूट गई। वह सिर्फ फॉर्मर 9th प्लैनेट नहीं रहा, वह सडनली एक एक्टिव वर्ल्ड बन गया। नाइट्रोजन ग्लेशियर, चेंजिंग सरफेस और शायद अंदर हिडन ओशन वाला वर्ल्ड। नासा के न्यू होराइजन्स पेज के मुताबिक प्लूटो पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस के एविडेंस मिले, और हिंट्स भी कि उसके अंदर आज भी वाटर आइस ओशन हो सकता है। यानी जिस ऑब्जेक्ट को दुनिया बस ड्वार्फ प्लैनेट बोलकर साइड कर चुकी थी, वही सोलर सिस्टम के सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज में बदलने लगा। और यहीं प्लूटो की कहानी डेंजरस बनती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं बचता कि उसे प्लैनेट कहना चाहिए या नहीं। असली सवाल यह बन जाता है कि हमने उसे इतने साल तक अंडर एस्टिमेट कैसे किया। हमने सोचा था कैटेगरी उसकी वैल्यू तय करेगी, लेकिन प्लूटो ने उल्टा साबित कर दिया, लेबल छोटा हो सकता है, वर्ल्ड नहीं। और जब एक छोटा, दूर, ऑलमोस्ट फॉरगॉटन ऑब्जेक्ट इतनी एक्टिविटी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और इतने सरप्राइजेस छुपा सकता है, तो फिर आउटर सोलर सिस्टम में और क्या क्या हमारा इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है, प्लूटो इतना एक्टिव कैसे है? इतनी दूर, इतनी ठंडी, इतनी छोटी दुनिया में एनर्जी आ कहां से रही है? क्योंकि अगर सरफेस पर नाइट्रोजन आइस मूव कर रही है, अगर माउंटेन्स खड़े हैं, अगर एटमॉस्फेयर सीजन के साथ बदलता है, तो इसका मतलब यह वर्ल्ड पूरी तरह डेड नहीं है। साइंटिस्ट का एक बड़ा आइडिया यह है कि प्लूटो के अंदर अब भी इनफ इंटरनल हीट बची हो सकती है, शायद रेडियो एक्टिव डिके की वजह से, जो डीप इंटीरियर को पूरी तरह फ्रीज नहीं होने देती। इसी से सब सरफेस ओशन की पॉसिबिलिटी पैदा होती है, यानी ऊपर जमी हुई दुनिया, लेकिन नीचे कहीं लिक्विड वाटर की हिडन लेयर। यही प्लूटो अचानक साइंस फिक्शन जैसा नहीं, रियल साइंटिफिक मिस्ट्री जैसा लगने लगता है।
क्योंकि अगर किसी वर्ल्ड के अंदर लिक्विड वाटर लंबे समय तक बची रह सके तो वह सिर्फ जियोलॉजी का सवाल नहीं रहता, हैबिटेबिलिटी का भी सवाल बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्लूटो पर सरफेस पर घूमती हुई लाइफ है। सरफेस तो इतनी कोल्ड है कि वहां अर्थ जैसी लाइफ की कल्पना भी मुश्किल है, लेकिन डीप बिलो प्रेशर, केमिस्ट्री और इंसुलेशन के कॉम्बिनेशन में माइक्रोबियल लाइफ जैसी पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अभी यह प्रूफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्लूटो अब सिर्फ छोटा फ्रोजन ऑब्जेक्ट नहीं रहा, वह उन वर्ल्ड्स में शामिल हो चुका है जिनके अंदर हिडन ओशन होने की सीरियस चर्चा की जाती है। और कहानी को और स्ट्रेंज बनाता है उसका चारोन के साथ रिलेशन। प्लूटो का सबसे बड़ा मून चारन इतना बड़ा है कि दोनों एक नॉर्मल प्लैनेट मून पेयर जैसे नहीं लगते। कई डिस्क्रिप्शंस में इन्हें ऑलमोस्ट बाइनरी सिस्टम जैसा समझाया जाता है, क्योंकि दोनों एक शेयर्ड बैरी सेंटर के अराउंड मूव करते हैं जो प्लूटो के बाहर पड़ता है। यानी टेक्निकली चारोन सिर्फ प्लूटो के चारों तरफ घूमता हुआ छोटा साइड ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों एक तरह से पेयर्ड डांस में लॉक्ड हैं। इससे प्लूटो और भी नॉर्मल प्लैनेटरी टेम्पलेट से बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ एक और फ्रस्ट्रेशन आती है। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो को बदल दिया, लेकिन उसने प्लूटो को सॉल्व नहीं किया, क्योंकि वह मिशन रुका नहीं था, वह सिर्फ हाई स्पीड फ्लाईबाय था। उसने क्लोजअप इमेजेस और डेटा दिए, लेकिन ऑर्बिट में जाकर लंबे समय तक ऑब्जर्व नहीं किया। मतलब हमने प्लूटो का ट्रेलर देखा, पूरी फिल्म नहीं। हमें उसकी सीजनल चेंजेस को वर्षों तक ट्रैक करना है, इंटीरियर को बेहतर समझना है, एटमॉस्फेयर के बिहेवियर को और डीपली देखना है, और यह जानना है कि सरफेस के नीचे सच में ओशन है या नहीं। यही प्लूटो को इतना पावरफुल टॉपिक बनाता है। एक समय वह स्कूल टेक्स्ट बुक का 9th प्लैनेट था, फिर वह ड्वार्फ प्लैनेट बन गया, लेकिन अब उससे भी डीपर ट्रूथ सामने है। प्लूटो कैटेगरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने हमें आउटर सोलर सिस्टम के बारे में हम्बल बनना सिखाया है, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटे लेबल के पीछे सबसे बड़ी मिस्ट्री छुपी होती है। और अब आखिरी सवाल बचता है, अगर प्लूटो ने हमें यह सब सिखाया तो क्या फ्यूचर में इंसान फिर से वहां लौटेंगे? और अगर लौटे तो क्या पता चले कि हमने अभी भी प्लूटो को पूरा समझा ही नहीं? हो सकता है फ्यूचर में प्लूटो तक फिर मिशन जाए, लेकिन इस बार सिर्फ पास से गुजरने के लिए नहीं, बल्कि रुककर उसे लंबे समय तक देखने के लिए। साइंटिस्ट कई सालों से इस आइडिया पर बात करते रहे हैं कि प्लूटो ऑर्बिटर जैसा मिशन हमें उसकी सरफेस, एटमॉस्फेयर, चारोन के साथ उसके सिस्टम और उसके अंदर हिडन ओशन की पॉसिबिलिटी को कहीं बेटर तरीके से समझा सकता है। अभी हमारे पास जो है वह इनक्रेडिबल है, लेकिन वह एक फास्ट फ्लाईबाय से मिला स्नैपशॉट है। किसी भी वर्ल्ड को सच में समझने के लिए स्नैपशॉट नहीं, टाइम चाहिए। और शायद प्लूटो की सबसे बड़ी ताकत यही है, उसने हमें मजबूर किया कि हम कैटेगरी से आगे सोचें। एक समय हम उसे सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट मानते थे क्योंकि वह 9th प्लैनेट था। फिर कुछ लोगों ने उसे कम इंपॉर्टेंट मान लिया क्योंकि वह ड्वार्फ प्लैनेट निकला। लेकिन न्यू होराइजन्स के बाद पिक्चर उल्टी हो गई। अब प्लूटो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह साइंटिफिकली वियर्ड है। नाइट्रोजन ग्लेशियर्स, चेंजिंग एटमॉस्फेयर, पॉसिबल क्रायोवोल्केनिज्म, पॉसिबल सबसर्फेस ओशन और एक ऐसा पेयर्ड सिस्टम जिसमें चारन उसके साथ ऑलमोस्ट डबल वर्ल्ड फील देता है। प्लूटो ने साबित किया कि किसी दुनिया की वैल्यू उसका लेबल नहीं तय करता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन छुपा है। हम अक्सर साइंस को फाइनल आंसर्स की तरह देखते हैं, जैसे एक बार नाम रख दिया, कैटेगरी तय कर दी तो बात खत्म। लेकिन प्लूटो ने दिखाया कि साइंस का असली काम बॉक्सेस बनाना नहीं, बॉक्सेस तोड़ना है। पहले हमने उसे प्लैनेट कहा, फिर ड्वार्फ प्लैनेट कहा, फिर उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि दोनों लेबल्स उसकी पूरी कहानी बताने के लिए काफी ही नहीं है। वह एक एक्टिव, लेयर्ड, इवॉल्विंग वर्ल्ड है जो अभी भी अपने कई सीक्रेट्स छुपाए बैठा है। और शायद इसी वजह से प्लूटो इमोशनली भी इतना स्ट्रांग लगता है, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की नहीं, परसेप्शन की भी है। हमने उसे पहले बहुत जल्दी स्पेशल बना दिया, फिर बहुत जल्दी छोटा कर दिया, और फिर बहुत देर बाद समझा कि असली गलती प्लूटो में नहीं थी, हमारी सिंप्लिसिटी की आदत में थी। हमें लगता है कि दूर की चीजें सिंपल होंगी, फ्रोजन होंगी, डेड होंगी, लेकिन सोलर सिस्टम बार बार यही साबित करता है कि डिस्टेंस बोर्डम नहीं बनाती, मिस्ट्री बनाती है। और प्लूटो उस मिस्ट्री का सबसे साफ एग्जाम्पल है। तो जब अगली बार कोई कहे कि प्लूटो बस एक ड्वार्फ प्लैनेट है, तो असली जवाब यह होगा, शायद, लेकिन बस नहीं। वह एक ऐसी दुनिया है जिसने हमें प्लैनेट की डेफिनेशन पर लड़वाया, आउटर सोलर सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई, और यह एहसास कराया कि यूनिवर्स में साइज और स्टेटस हमेशा इंपॉर्टेंस तय नहीं करते। कई बार सबसे दूर, सबसे छोटे, सबसे ठंडे वर्ल्ड ही सबसे ज्यादा हमारी समझ बदल देते हैं। प्लूटो शायद सोलर सिस्टम का राजा नहीं है, लेकिन यह उन दुनियाओं में जरूर है जिन्होंने इंसानों को अपनी ही सर्टेनिटी पर शक करना सिखाया।